करें स्टार्ट। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट का, जो कि यूनिट नंबर 5 का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ये जो चैप्टर का नाम है ना, इसको पहले तोड़ तोड़ के इसका मतलब समझेंगे। क्वेश्चन बनाना तो अभी साइड में छोड़ दो, इस चैप्टर में हमको करना क्या है पहले वो समझो। चैप्टर का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी। पहले इस चैप्टर के बारे में सुनो। ये यूनिट नंबर 5 का एक लौता चैप्टर है, इसके ऑप्शन में कोई दूसरे चैप्टर्स नहीं है। कुछ सालों पहले इसके ऑप्शन में बैंकिंग कंपनी नाम का एक चैप्टर हुआ करता था। कुछ सालों पहले इसके ऑप्शन में एक चैप्टर हुआ करता था बैंकिंग कंपनी के नाम से, लेकिन अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ तो बैंकिंग कंपनी वाले टॉपिक को उठा के एमकॉम में डाल दिया है। तो इसलिए आपको यूनिट नंबर 5 में केवल और केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर को आप पढ़ोगे ना तो आपकी इस चैप्टर के पढ़ने के साथ थ्योरी की भी तैयारी हो जाएगी प्लस प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाएगी। मतलब थ्योरी अलग से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। आई मेरी बात समझ में? इस चैप्टर के अंदर करना क्या है उसको जानने के पहले आप लोग पहले इस चैप्टर का मतलब समझो क्या है। टॉपिक का क्या नाम है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी। तो सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड वर्ड आप लोगों ने शायद बहुत रेयरली सुना होगा। सुना भी होगा, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं सुना होगा, लेकिन रेयरली सुना होगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है? मान लो एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी कौन सी है? ए, और दूसरी कंपनी क्या है? बी। ये दोनों की बैलेंस शीट है मान लो। जब मैं दोनों की बैलेंस शीट को मिला दूंगा मतलब एक के ऊपर एक रख दूंगा नहीं बोल रहा मैं, दोनों के बैलेंस शीट के डेटा को जोड़ जोड़ के दिखा दूंगा तो एक तीसरी बैलेंस शीट बनेगी ना। ए और बी की बैलेंस शीट बनेगी कि नहीं, जिसमें हर चीज दोनों का जुड़ के दिखेगा। ऐसी बैलेंस शीट को जब दो बैलेंस शीट या दो से ज्यादा बैलेंस शीट को इकट्ठा करके जोड़ के दिखाया जाता है, ऐसी टाइप की बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, समेकित चिट्ठा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आई बात समझ में? तो जब भी अपन क्वेश्चन बनाने बैठेंगे ना, आपको हमेशा दो बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। एक मिलेगी किसकी? होल्डिंग कंपनी की, और एक मिलेगी किसकी? सब्सिडियरी कंपनी की। तो यहां पे ए और बी के बदले में यहां पर एच और एस लिख रहा हूं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। मतलब क्वेश्चन में आप लोगों को होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट और सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट दिए रहेगी, दोनों को मिला करके आपको एक तीसरी नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उस बैलेंस शीट को आप क्या बोलोगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलोगे। इतनी बात समझ में आई? तो हमारे को क्वेश्चन में केवल और केवल क्या बनाना पड़ेगा? यही बनाने बोलेगा। हर क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडियरी। हर क्वेश्चन में यही बोलेगा। मतलब दो बैलेंस शीट को जोड़ जोड़ के दिखाना है। तो दो कंपनियों की बैलेंस शीट को जोड़ते तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, है ना। अब दो कंपनी कौन कौन सी है? एक है होल्डिंग और दूसरी है सब्सिडियरी। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या होता है सुनो। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देती है। एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी में 51%, 51% या आधे से ज्यादा बोल सकते, सीधी सी बात है, 51% या उससे ज्यादा शेयर में क्या कर देती है? इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना, उसको अपन बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। तो हमको क्वेश्चन में एक होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेगी और एक किसकी बैलेंस शीट दी रहेगी? होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है उसकी बैलेंस शीट दी रहेगी, उसको अपन सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। तो ये दोनों की बैलेंस शीट को अपने को क्या करके दिखाना है? जोड़ के दिखाना है। तो जो बैलेंस शीट आप बनाओगे उसको हम कौन सी बैलेंस शीट बोलेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलेंगे। ये एकदम सिंपल सा, पहले चैप्टर में लिखा क्या, चैप्टर का नाम का मतलब तो समझो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे अपन।
आई बात समझ में? अब शेयर में इन्वेस्टमेंट 51% या उससे ज्यादा। देखो, एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी है क्या? होल्डिंग कंपनी। और होल्डिंग कंपनी में होल्डिंग कंपनी ने एक कंपनी के शेयर्स में क्या किया? पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है। तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर ले लेती है, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर क्या कर लेती है? एक्वायर वर्ड लिखा मैंने यहां पे, क्या कर लेती है? एक्वायर किया। तो उस केस में इसको फुल्ली होल्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाएगा। मतलब पूरा इस कंपनी का उस कंपनी पर क्या है? कंट्रोल रहेगा, क्योंकि पूरा शेयर, पूरा पैसा किसका लगा हुआ है? होल्डिंग का लगा हुआ है सब्सिडरी में। कभी कभी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में पैसा तो लगा के रखी है, लेकिन लेस देन 100%। फॉर एग्जाम्पल 75% शेयर्स में एक्वायर करके रखा है उसने। तो कितना परसेंट एक्वायर नहीं किया है? तो जो 25% एक्वायर नहीं किए ना, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के पूरे शेयर खरीद लिए, तो यहां पर आपको कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा? नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के पूरे शेयर खरीद लेगी, तो उस केस में कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी 51% से ज्यादा तो खरीदी है, होल्डिंग बनने के लिए 51 से ज्यादा खरीदना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं 40% खरीद के होल्डिंग बन गए, ऐसा नहीं होगा। 51 से तो ज्यादा खरीदी है, लेकिन 100 से कम खरीदी है। तो 100 से जितना कम खरीदी है, तो जितना पोर्शन नहीं खरीदी है, जितना परसेंट एक्वायर नहीं हुआ है, उस वाले पोर्शन को हम क्या नाम देंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आ गई बात समझ में? अब फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं होल्डिंग कंपनी जो होती है, उसको सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग बनने के लिए उस कंपनी के क्या करने पड़ेंगे? शेयर खरीदने पड़ेंगे। इधर इधर बात नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, नहीं तो बाद में यही छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आने के कारण आगे सवाल नहीं बनते हमारे से। तो अभी मैंने आप लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में बताया, समझ में आया? मैं एक एक करके धीरे धीरे एक एक पन्ना पलटा रहा हूं, पत्ते खोलते जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने चैप्टर का नाम बताया, चैप्टर के नाम को समझाया। इस चैप्टर में हमको क्या बनाने बोलेगा? हर क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा अपने को? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और आपको क्वेश्चन में दो टाइप की बैलेंस शीट दी रहेगी, दो कंपनियों की बैलेंस शीट दी रहेगी, एक हो रहेगी होल्डिंग और दूसरी रहेगी सब्सिडरी। दोनों को बैलेंस शीट को जोड़ देना है, ठीक है? ठीक है। अब दो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। एक तो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि एक होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर करके रखे हुए, तो उस केस में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पे 51% से ज्यादा लेकिन 100% से कम शेयर एक्वायर किया हुआ है, तो जो बैलेंस पोर्शन बच जाता है 100 से जितना कम होगा, वो वाले पोर्शन को अपन क्या मानेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल 90% शेयर खरीदी रहती, तो 10% क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है इतनी बात? अब
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आप अगर मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, आप अगर मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल समोसा, कितने का आता है नॉर्मली? 15 रुपए का एक आता है। अब बोलोगे 20 का आता है, कोई बोलेगा 10, मैं एवरेज बेसिस पे 15 रुपए मान रहा हूं। सुनो सुनो, होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा, तभी तो वो उसकी होल्डिंग बनेगी, बिना उसके तो होल्डिंग बने नहीं सकती। होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी के शेयर को महंगे में खरीद ली है, दो सिचुएशन होगी, मैं बता रहा हूं। या तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर को किस में खरीदेगी? महंगे में खरीद लेगी, या फिर खरीद लेगी किस में? सस्ते में। अब महंगा और सस्ता आप कैसे डिसाइड करोगे? भाई एक मैं एग्जांपल ले रहा था, जैसे आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल समोसा, दुकान वाले को समोसा बनाने में कॉस्ट आती है, एक समोसा बनाने में उसको 10 रुपए की लागत आती है, बनाने में, बेच नहीं रहा है वो 10 में, उसको बनाने में 10 रुपए पड़ रहा है एक समोसा बनाने में, और मार्केट में बेच रहा है कितने में? वो 15 रुपए में। तो अगर आप उस समोसे को 15 रुपए में खरीद के आते हो, तो आपको कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उस समोसे को उसके कॉस्ट से क्या कर रहे हो? ज्यादा में खरीद रहे हो। अब 10 रुपए से जितने ऊपर में खरीद लो, 11 में खरीदो, 12 में खरीदो, 13, 14, 15, जितने में खरीदो, आप महंगे में ही खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके कॉस्ट से ज्यादा पे किया है। लेकिन अगर वही समोसा 10 में उसको बनाया होटल वाले ने, लेकिन आप उसको खरीद के आ गए कितने में? 9 में खरीद के आ गए, तो आपको कितने का फायदा हो गया? 1 रुपए का फायदा हो गया। तो वैसे ही क्या होता है, होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदने जाती है ना, तो भाई जब सीधी सी बात है कि भाई ये कुछ खरीद रही है, तो उसके बदले उसको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को महंगे में खरीद लेती है, महंगे में खरीद लेती है, तो वहां पर यह माना जाता है कि होल्डिंग कंपनी ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, भाई 10 की चीज अगर 15 में खरीदे, मतलब होल्डिंग कंपनी ने ज्यादा पैसा देके उस चीज को खरीदा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको अपन बोलेंगे गुडविल। उसको अपन क्या बोलेंगे? गुडविल। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ज्यादा पैसा दिया, तो जितना ज्यादा पैसा दिया उसको अपन क्या बोलेंगे? गुडविल। मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो होल्डिंग कंपनी ने पैसा दिया और उस शेयर की जो कॉस्ट थी जो सब्सिडरी के पास है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अगर कॉस्ट से ज्यादा है, तो अपने को वहां पर क्या देखने को मिलेगा? गुडविल। दूसरी सिचुएशन, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर को खरीदा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल रिजर्व। क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल रिजर्व। तो मैंने अभी आपके सामने 3 नाम लिए, क्या क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दूसरा गुडविल, तीसरा कैपिटल रिजर्व। ये 3 नाम लिए मैंने। इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट बनाने के लिए ये तीनों चीज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। भाई या तो मैं समोसा महंगे में खरीदूंगा या तो सस्ते में खरीदूंगा, एक साथ दोनों काम थोड़ी हो जाएगा। कोई भी एक काम होगा ना। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना,
तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले ये देखना है कि होल्डिंग कंपनी ने 100% शेयर खरीदे या उससे कम। 100% का शेयर खरीदे होंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। 100% से कम शेयर खरीदे हैं तो वहां पे क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। ये चेक कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले चेक कर लेना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपको आपने महंगे में खरीदी है चीजें कि सस्ते में खरीदी है चीजें। महंगे में खरीद रहे हो मतलब गुडविल आएगा, और सस्ते में खरीद रहे हो मतलब कैपिटल रिजर्व आएगा। ये जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब आपने चीजें में महंगे में खरीदी तो गुडविल, सस्ते में खरीदी तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? चलो, तो मैंने अभी की क्लास में आप लोगों को यह बताया, इतना आप लोग हजम कर पाए कि नहीं? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बढ़े आगे। देखो, हाँ देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडरी कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो ना। सब्सिडरी कंपनी के पास टोटल कितने शेयर है, 10,000 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के टोटल 8,000 शेयर्स खरीदे हैं। अगर 10 के 10 खरीद लेते पूरे, सब्सिडरी के पास 10,000 शेयर है, होल्डिंग कंपनी ने पूरे 10,000 खरीद लिए, मतलब 100% एक्वायर कर लिया, तो नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन होल्डिंग कंपनी अगर मान लो इसके 8,000 शेयर्स खरीद लेती है, कितने शेयर नहीं खरीदी, तो 2,000 जो नहीं खरीदी ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, जो शेयर नहीं खरीदी उसको अपन बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आई बात समझ में? अब अभी तो अपन ने उसका मतलब समझा कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, अगर सस्ते में खरीदी है कंपनी ने तो। गुडविल किसको बोलते हैं, अगर महंगे में खरीदी है तो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो पोर्शन नहीं खरीदा गया है उसको बोलते हैं। अब पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये फॉर्मेट आप लोगों को एकदम है ना याद कर लेना है, हर क्वेश्चन में यही बनाना है, हर क्वेश्चन में ये बनाना है। अब देखो, आज संदीप नहीं आया है, तो अब आने वाला हर दिन उसके लिए कटे नहीं कटेगा। ऑनलाइन भी नहीं किया, मैं तो ग्रुप में मैसेज किया ज्वाइन फास्ट करके, जिसको करना था सब ने किया। तुलेश है, रुखसार है, ममता है, सब है। अब उसका पूरा चैप्टर उड़ गया, यश भुगत चुका है इस चीज को, पूछ लो उसको। चलो देखो आगे बढ़े, तो आप लोगों को ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले याद रखना पड़ेगा। तो पहले सुनो मेरी बात, आप लोग बचपन में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कैसी वाली बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट वाली। इसको बोलते हैं अपन कौन सी बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। लेकिन कंपनियों के केस में ये वाला फॉर्मेट अलाउड नहीं है, कंपनियों को ऐसी बैलेंस शीट अलाउड नहीं है बनाना। कंपनी लोगों को वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है ऐसी, जिसमें वर्टिकल बैलेंस शीट अगर बोलोगे ना, तो उसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको बोलते हैं लायबिलिटी वाला पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है कौन सा पोर्शन है, एसेट वाला पोर्शन है। मेरी गारंटी है आप लोगों को मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करवा के रहूंगा अगले 10 मिनट के अंदर। बस आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो और लिख के भी दिखाओगे आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग समझो, बैलेंस शीट जो है इसके पूरे फॉर्मेट में क्या लिखा है, अभी पूरा एक साथ देखोगे ना, कोई भी चीज को हम एज अ होल देखते हैं ना तो टेंशन होता है। इसको अपन पहले टुकड़े टुकड़े में समझते हैं। पूरी बैलेंस शीट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पूरी बैलेंस शीट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। पहला पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा पार्ट है क्या, एसेट्स। पहले तो ये 2 हेडिंग याद करो,
बैलेंस शीट के अंदर दो हेडिंग होगी आपकी, कौन कौन सी? इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरी एसेट्स। देखो मैंने नंबर भी वैसे ही लिखा है, नंबरिंग का भी इंपॉर्टेंस है, कहीं पे भी कुछ भी नंबर नहीं दिया मैंने। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। हमेशा देखना इक्विटी लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल क्या आएगा? बराबर आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर है? अब इक्विटी और लायबिलिटी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है और एसेट्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इक्विटी और लायबिलिटी के और कितने पार्ट होंगे? 3। और एसेट्स के कितने पार्ट होंगे? 2। इक्विटी और लायबिलिटी के कितने पार्ट होंगे? पहला होगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर क्या लिखा भी उसको मत देखो। दूसरा होगा नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा क्या होगा? करेंट लायबिलिटी। और एसेट्स के अंदर क्या क्या होगा? पहला नॉन करेंट एसेट और दूसरा करेंट एसेट। मेरे को भी इतना याद हो गया, लिखूं? इतना बस लिख रहा हूं भी मैं, देखो अंदर क्या है उसको छोड़ दो। भी मैंने अभी बताया आप लोगों को इक्विटी और लायबिलिटी और एसेट्स 2 पार्ट में बैलेंस शीट बटी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बताया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर 3 पार्ट, पहला क्या था? शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा क्या था? नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा क्या था? करेंट लायबिलिटी। फिर सेकंड पार्ट क्या था? एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहला क्या था? नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर देखो, शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें आती है। पहला आता है क्या? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। अंदर क्या लिखा भी छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या आता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर होल्डर फंड के 3 और उसके अंदर टॉपिक होते हैं क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये बाजू में एच और एस क्या लिखा हुआ है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। अभी तो अपन फॉर्मेट को ध्यान से समझो, ठीक है? फिर नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हेडिंग लिख के छोड़ देंगे। एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स के अंदर पहला पार्ट क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले के जमाने में, आज से 3-4 साल पहले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जाना जाता था, जो आप लोग भी जानते हो, फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब फिक्स्ड एसेट का नाम को रिप्लेस करके क्या नाम डाल दिया गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से डाल दिया। तो आपको भी यही लिखना है, ठीक है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, पहला होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। उसके बाद क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद क्या आएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद करेंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा? स्टॉक या इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये फॉर्मेट है। एक बार इसको वापस से पढ़ो। सबसे पहले क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद क्या आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। उसके बाद क्या आता है? करेंट लायबिलिटी। हो गया इक्विटी लायबिलिटी खत्म। उसके बाद एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या आता है? 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हो गया नॉन करेंट खत्म। करेंट एसेट में आ जाओ, स्टॉक और इन्वेंट्री। उसके बाद क्या था? ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद क्या था? कैश और कैश इक्विवेलेंट। बस। तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार बिना देखे आप लोग उसको रफ पेज में मेरे को इस फॉर्मेट को लिख कर बताओ, बिना देखे लिख कर बताओ। इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं बनेंगे ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, पहले बता रहा हूं ना। हर बच्चे के
इस चैप्टर के क्वेश्चन बनने चाहिए। आपकी ईमानदारी आपके साथ। बिना देखे लिखना है।
सुनो मेरी बात। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी कंपनी जब किसी कंपनी को उसका शेयर ले लेती है, 100% लेगी तो नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और 100% से कम लेगी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। महंगे में खरीदेगी तो गुडविल कहलाएगा, और सस्ते में खरीदेगी तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो एक चीज याद रखना, कभी भी कैपिटल रिजर्व और गुडविल एक साथ दोनों क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा, या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या फिर गुडविल आएगा, इतनी बात याद रखना। दूसरा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी तभी आएगा जब 100% से कम शेयर खरीदी हुई है। तो ये चीजें पहले अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सोच लेनी है, चेक कर लेनी है। अब जो नाम का मैंने जिक्र किया था आप लोगों के साथ, उनकी एंट्रियां कहां कहां पर होती है, 2 मिनट चेक कर लो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को पूरा टेक ओवर नहीं किया है, मतलब क्या आने वाला है वहां पे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एंट्री कहां पर होती है, शेयर होल्डर फंड के हेडिंग के अंदर होती है। कहां होगी एंट्री इसकी, शेयर होल्डर फंड के अंदर में होगी, जगह चेंज मत कर देना। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व आ रहा है, मतलब सस्ते में खरीद ली कंपनी, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री कहां होगी, रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर में। और अगर महंगे में खरीद लिए कंपनी ने गुडविल देके, मतलब तो गुडविल आएगा, तो उसकी एंट्री कहां पर होगी, इनटेंजिबल एसेट। ये मैंने 3 चीजें यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। पहला क्या, कैपिटल रिजर्व, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और तीसरा गुडविल। ये 3 चीजों की हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, पका पुकाया नहीं देगा क्वेश्चन में। आई बात समझ में, ये 3 चीजों की हमको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। अब कैलकुलेशन करने के लिए अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आप लोगों को, इस फॉर्मेट में हमको कुछ कुछ अमाउंट डालने पड़ते हैं। अमाउंट डालने के बाद ये जो फाइनल अमाउंट आती है, इससे गुडविल मिलता है या फिर क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व। ऊपर क्या लिखा छोड़ दो अभी। अगर ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट अगर प्लस में आती है, प्लस में तो आप क्या बोलोगे उसके, गुडविल। और अगर यही वाली अमाउंट अगर माइनस में आती है तो उसको क्या बोलोगे, कैपिटल रिजर्व। मतलब एक ही फॉर्मेट 2 चीजों का काम करके देता है, कैपिटल रिजर्व भी निकाल के दे देगा या फिर गुडविल भी निकाल के दे देगा। अगर प्लस में आ रही है अमाउंट तो गुडविल, और माइनस में आ रही है तो कैपिटल रिजर्व। दूसरा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मेट है। तो मैंने वो जो 3 चीजें हाईलाइट करी ना, तो वो 3 चीजों की कैलकुलेशन ये हमारे वर्किंग नोट से बन जाती है। ये जो चीज है ना, ये वर्किंग नोट में आता है। और अच्छी बात ये है कि ये जो वर्किंग नोट दिख रहा है ना, ये इसी के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछता है, शॉर्ट नोट, व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है बताओ। तो आपको ये लिखना है पहले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में 2-4 लाइन, है ना, 2-4 लाइन तो लिख ही लोगे। फिर ये जो दिख रहा है ना फॉर्मूला, इसको लिख कर आओगे तो शॉर्ट नोट बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व या गुडविल पूछ लेगा, या हाउ कैपिटल रिजर्व और गुडविल इज कैलकुलेटेड। तो पहले बताना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व और गुडविल क्या होता है इन केस ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, फिर आपको ये लिख के बताना है। आई बात समझ में। कैपिटल रिजर्व और गुडविल को अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं मालूम है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व गुडविल लिखा है। अभी इसको लिखने नहीं बोला हूं, इसलिए मैं पहले ही एडिट कर दे रहा हूं, ताकि जब आप लोग लिखोगे तो सही लिखोगे। कैलकुलेशन ऑफ, इसका एक ही नाम है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर 2 चीजें आती है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये अपने को समझना है। तो एक एक करके अपन आते हैं। पहले तो भाई मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बैलेंस शीट याद हो गई। ठीक है, बैलेंस शीट याद हो गई। अब मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया था, बोला कि आप लोगों को चैप्टर में 2 बैलेंस शीट दिए रहेगी। एक बैलेंस शीट किसकी दिए रहेगी और दूसरी किसकी दिए रहेगी, सब्सिडियरी की दिए रहेगी। ठीक, अब वापस से इस बैलेंस शीट में आ जाओ। 3 चीजों को छोड़ के
कौन कौन सी 3 चीजों को छोड़ के? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और एक चीज और मैं वो कर रहा हूं, ये इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को। क्या हो गया? इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को, ठीक है। ये 3 चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें बैलेंस शीट से उठा के कॉपी पेस्ट बस करना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है। 3 चीजों को छोड़ के, मतलब 4 चीजें जो मैंने हाईलाइट की उनको छोड़ के जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसको उठा उठा के कॉपी पेस्ट करना है, जोड़ जोड़ के लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कैश दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या दिया रहेगा? कैश। तो मैंने यहाँ पे होल्डिंग प्लस सब्सिडरी लिखा है। एक बैलेंस शीट होल्डिंग के में दिया रहेगा, एक सब्सिडरी में दिया रहेगा, एक में 50, एक में 60,000। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 1,10,000। यहां लिख देना 1,10,000, जोड़ जोड़ के लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल दिया रहेगा दोनों का, अलग अलग कंपनियों का, दोनों को जोड़ो, यहां लिख दो। स्टॉक दिया रहेगा दोनों का, यहां जोड़ो, लिख दो। आ रही बात समझ में? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, दोनों को लिखो, जोड़ दो। गुडविल का भी मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बाद टेंजिबल एसेट दोनों का दिया रहेगा, दोनों को जोड़ो, लिख दो यहां पे। करंट लायबिलिटी में दोनों का दिया रहेगा, जोड़ो और यहां लिख दो। नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का दिया रहेगा, यहां जोड़ो और लिख दो। शेयर कैपिटल जब लिखने जाओगे तो केवल और केवल किसका लिखोगे? होल्डिंग का बस लिखाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इधर की सारी चीजें सब किसकी लिखाएगी? जोड़ जोड़ के लिखाएगी। और शेयर कैपिटल जब लिखोगे तो केवल और केवल किसका लिखना है? होल्डिंग कंपनी का लिखना है, सब्सिडरी का नहीं लिखना है, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व आ रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है और गुडविल आ रहा है। तो जो भी आएगा वो तो कैलकुलेशन होके लिखना है। तो वो दोनों का नहीं आता, वो किसी एक का आता है। जैसे गुडविल आएगा तो वो किसका होगा? सब्सिडरी का, तो वो बस उसी चीज की अमाउंट आएगी। ये हमको कहां से पता चलेगा? वो वर्किंग नोट से पता चल जाएगा। कैपिटल रिजर्व कहां से आएगा? वाले वर्किंग नोट से आएगा, उसको उठा के यहां लिखना है, कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी किसका लिखना है? सब्सिडरी का, तो उठा के यहां पे लिख देना है। मतलब जो 4 चीजें मैंने हाईलाइट करी है ना, इनकी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन करने से अमाउंट मिलेगी, वो अमाउंट को यहां पे लिखना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सबको जोड़ जोड़ के लिखना है। लेकिन एक जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल को हमको क्या करना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ किसका लिखना है? होल्डिंग भर का लिखना है, सिर्फ होल्डिंग का। ये वाले रिजर्व एंड सरप्लस को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि यहां रिजर्व और सरप्लस भी हम होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का जोड़ के लिखते हैं। लेकिन सब्सिडरी वाले में थोड़ा सा एक कंडीशन है, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है? स्टार लगाया उसके नाम के आगे। क्लियर है? तो ये आप लोग भी इसको इस तरीके से इसको समझना है। तो ये जो मैं बोल के बताया, लिखने की जरूरत नहीं है, वो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि मैंने बाजू में H+S लिख दिया है। तो इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट हो। नोट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। जितना कॉन्साइज, जितना शॉर्ट होगा, जितने कम में समझ में आ जाए चीजें, उसी को ही नोट्स बोलते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो बुक में लिखा है सब, है ना। तो जहां जहां H+S लिखा है मतलब क्या है उसका? होल्डिंग सब्सिडरी का जोड़ जोड़ के लिखना है। कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जिसको जिसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है उसकी क्या होगी? कैलकुलेशन करना है। वो पिंक कलर से हाईलाइट किसको किसको किया है मैंने? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को और कैपिटल रिजर्व और गुडविल, ठीक है। ये 3 को मैंने वो किया है। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी जोड़ के लिखते हैं दोनों का, लेकिन जब अपन सब्सिडरी का लेंगे तो थोड़ा सा उसमें कुछ कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा क्या है। और एक तो शेयर कैपिटल केवल और केवल किसका लेना है? होल्डिंग का लेना है। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब फोटो ले रहे हो क्या भाई? फोटो मत लो, मैं इसका PDF ही भेज रहा हूं आप लोगों को। तो अब सुनना मेरी बात, इस चैप्टर को पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी है। इधर देखो सब ध्यान से। इस चैप्टर को पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी है। मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बोला था, इस चैप्टर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 25, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए
आप लोगों को मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। आप लोगों को पुराना कोई काम पेंडिंग है तो उसको आज के आज निपटा लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि कल मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं फिर आप लोगों को पुराना कुछ लेके बैठे हो। मतलब आप लोगों को प्रेजेंट में चलना है मेरे साथ। जो होमवर्क दूंगा इस चैप्टर में डेली बेसिस पे, एक एक ज्यादा भी नहीं दूंगा, एक एक दो दो, क्योंकि गिनती के 25 ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, डेली मेरे साथ आप लोग रहोगे इसमें। और इस क्लास की वीडियो मैं तुरंत अपलोड भी मारूंगा। जैसे अभी ये क्लास हुई, तुरंत इसकी वीडियो अपलोड होगी अभी। तो आप लोगों को दोबारा से मेरी बातें देखना है, सुनना है, भले आप स्पीड 2.0 में क्यों ना करके देखो। ठीक है, तो क्या होता है जब मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो होता है कि थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारा दिमाग उस समय कहीं दूसरी चीजों को सोच, तो वो चीज अपनी अधूरी रह गई ना क्लास की, तो वही चीज जब आप दोबारा सुनोगे ना तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।